आइए आज बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे इस एक्ट के तहत जो कंज्यूमर कमीशंस बने हैं उनकी जी। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो काफी डिटेल में बताते हैं कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए ये पूरी व्यवस्था मतलब ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। हाँ, ये 2019 का जो कानून है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने पुराने वाले मतलब 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस किया। अच्छा, वो पुराना एक्ट 1986 का था। ठीक है। हाँ, और सबसे खास बात, जैसा आपने कहा, इसमें एक त्रिस्तरीय ढांचा है, 3-tier स्ट्रक्चर। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल पर। बिल्कुल। जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर राज्य यानी स्टेट लेवल पर, और सबसे ऊपर राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर। ओके, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। हाँ, इन्हीं को कंज्यूमर कमीशंस कहते हैं। पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। लंबा नाम है। हाँ है। फिर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन वाह, और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। बाप रे, शॉर्ट में कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर इन्हें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन ही कहते हैं। चलो ये बेहतर है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन। तो ये एक तरह से उपभोक्ताओं के लिए न्याय पाने का एक अलग रास्ता हुआ, मतलब कोर्ट के अलावा। एग्जैक्टली ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ADR जिसे कहते हैं। ADR, ओके। और ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है। क्वाजी जुडिशियल, इसका मतलब क्या हुआ? अदालतों जैसी। हाँ, मतलब इनके पास अदालतों जैसी कुछ शक्तियां होती हैं। ये सबूत ले सकती हैं, गवाहों को बुला सकती हैं, फैसले दे सकती हैं। अच्छा, मतलब पूरी कोर्ट नहीं पर कोर्ट जैसी पावर। सही। इन्हें कई बार लोग कंज्यूमर फोरम्स या कंज्यूमर कोर्ट्स भी कह देते हैं आम बोलचाल में। कंज्यूमर कोर्ट्स, हाँ ये नाम सुना है। इनका मकसद एक ही है, उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना, वो भी जल्दी और आसानी से, जहां तक हो सके। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब कहाँ से शुरू करें, नेशनल लेवल से? हाँ, मेरे ख्याल से ऊपर से शुरू करना ठीक रहेगा, नेशनल कमीशन से। ठीक है, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन या NCDRC, जी, ये व्यवस्था का टॉप लेवल है ना? बिल्कुल। ये एपेक्स बॉडी है इस त्रिस्तरीय संरचना में। इसे स्थापित कौन करता है, मतलब बनाता कौन है? इसे केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित करती है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये काम कहाँ से करता है, मतलब इसका ऑफिस? देखिए, मुख्य रूप से तो ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR, दिल्ली के आसपास वहीं से ऑपरेट करता है। अच्छा, दिल्ली में? हाँ, पर अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो नेशनल कमीशन के परामर्श से मतलब उनसे सलाह करके देश में कहीं और भी इसके कामकाज की इजाजत दे सकती है। और रीजनल ब्रांच का भी कुछ जिक्र था? हाँ, बिल्कुल। केंद्र सरकार चाहे तो क्षेत्रीय शाखाएं मतलब रीजनल ब्रांचेस भी स्थापित कर सकती है नेशनल कमीशन से सलाह लेकर। ठीक है, अब आते हैं इसकी संरचना पर, मतलब इसमें कौन लोग होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है इसका? नेशनल कमीशन में एक अध्यक्ष होते हैं मतलब एक प्रेसिडेंट, ओके। और उनके साथ होते हैं सदस्य यानी मेंबर्स। कम से कम 4 सदस्य होना जरूरी है। कम से कम 4? हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 11 सदस्य हो सकते हैं। ये संख्या केंद्र सरकार तय करती है। 4 से 11 सदस्य और एक प्रेसिडेंट। जी, और एक और महत्वपूर्ण बात, इन सदस्यों में कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। अच्छा, एक महिला सदस्य जरूर होंगी, ये अच्छी बात है। हाँ, ये 2020 के नियमों के अनुसार है। और इनकी नियुक्ति, योग्यता, सैलरी वगैरह ये सब कौन तय करता है? ये सब केंद्र सरकार ही नियम बना के तय करती है। अपॉइंटमेंट कैसे होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, सैलरीज, अलाउंसेस, इस्तीफा देना हो तो कैसे, हटाना हो तो कैसे, और दूसरी सर्विस कंडीशंस, ये सब केंद्र सरकार नियमों के जरिए निर्धारित करती है। तो नियुक्ति होती कैसे, मतलब चुनाव कैसे होता है इन लोगों का? नियुक्ति तो केंद्र सरकार ही करती है, पर अपनी मर्जी से नहीं। अच्छा, इसके लिए एक कमेटी बनती है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। मतलब खोज और चयन समिति। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ओके। हाँ, ये कमेटी नामों की सिफारिश करती है और फिर केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। और इस कमेटी में कौन होता है? इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओह, CJI खुद? हाँ, या तो वो खुद या फिर उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज। मतलब काफी हाई लेवल कमेटी है ये। बिल्कुल। इसमें और भी सदस्य होते हैं जैसे संबंधित मंत्रालय के सचिव वगैरह। ये पूरी प्रक्रिया काफी पारदर्शी रखने की कोशिश है। और क्या कोई उम्र की सीमा भी है प्रेसिडेंट या सदस्य बनने के लिए? हाँ है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल से कम हो वो प्रेसिडेंट या सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
मतलब मिनिमम 50 इयर्स एज होनी चाहिए। मिनिमम 50। ठीक है। ठीक है। और कार्यकाल मतलब कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं ये टर्म ऑफ ऑफिस? इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। 4 साल। हाँ, 4 साल। या फिर प्रेसिडेंट के लिए 70 साल की उम्र तक और सदस्यों के लिए 67 साल की उम्र तक। इनमें से जो भी पहले हो जाए। अच्छा, मतलब या तो 4 साल पूरे हो जाएं या फिर उम्र की सीमा आ जाए। प्रेसिडेंट के लिए 70, मेंबर के लिए 67। जी बिल्कुल। और एक बहुत ज़रूरी बात इसमें ये है कि एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन, भत्ते और सेवा की दूसरी शर्तों में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। मतलब उनके डिसएडवांटेज में कोई चेंज नहीं हो सकता। ये तो महत्वपूर्ण है। मतलब उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है। हाँ बिल्कुल। क्वाजी जुडिशियल बॉडी है तो स्वतंत्रता जरूरी है। सही बात है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, इसका अधिकार क्षेत्र। जुरिस्डिक्शन। ये किस तरह के मामले देखता है? देखिए, नेशनल कमीशन के पास मुख्य रूप से 3 तरह के क्षेत्राधिकार है जुरिस्डिक्शन। 3 तरह के, ओके। पहला कौन सा है? पहला है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, मतलब आर्थिक क्षेत्राधिकार, पैसों से जुड़ा हुआ। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसमें क्या सीमा है, कितने अमाउंट तक के केस? नेशनल कमीशन उन शिकायतों को सुनता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और जो मुआवजा मांगा गया है, कॉम्पेंसेशन क्लेम्ड, वो मिलाकर 10 करोड़ रुपए से अधिक हो, एक्सीड्स ₹10 करोड़। 10 करोड़ पर मैंने कहीं 2 करोड़ पढ़ा था शायद। हाँ, आप सही कह रहे हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, जो 2019 का मूल अधिनियम था, उसमें ये सीमा 10 करोड़ रुपए से अधिक ही लिखी थी। अच्छा, एक्ट में 10 करोड़ था। हाँ, लेकिन बाद में 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन रूल्स आए, नियम आए। 2021 में नए नियम आए, ओके। उन नियमों के तहत नेशनल कमीशन का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बदल दिया गया। अब ये उन मामलों को देखता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा दोनों मिलाकर 2 करोड़ रुपए से अधिक हो, एक्सीड्स ₹2 करोड़। ओह, तो 2021 से ये सीमा 10 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ कर दी गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। तो आप नेशनल कमीशन में सीधे वही मामले जा सकते हैं जिनका मूल्य 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। ये जानना उपभोक्ताओं के लिए बेहद जरूरी है। मतलब अगर किसी का क्लेम मान लीजिए 5 करोड़ का है तो वो सीधे नेशनल कमीशन जाएगा, और अगर 1.5 करोड़ का है तो फिर वो नेशनल कमीशन नहीं जाएगा। उसके लिए नीचे के स्तर हैं स्टेट कमीशन, उस पर हम आएंगे। ठीक है। तो पहला हो गया पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 2 करोड़ से ऊपर। दूसरा जुरिस्डिक्शन कौन सा है? दूसरा है अपेलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपेलेट मतलब अपील सुनने का अधिकार। बिल्कुल। नेशनल कमीशन किसी भी स्टेट कमीशन के आदेशों के खिलाफ अपीलों को सुनता है। मतलब अगर कोई स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकता है। जी, लेकिन इसके लिए समय सीमा है। अपील जो है वो स्टेट कमीशन के आदेश की तारीख से 30 दिनों के अंदर दायर करनी होती है। सिर्फ 30 दिन? हाँ, 30 दिन। हालांकि अगर अपील करने में देरी हो जाती है और देरी का कोई वाजिब कारण है, सफिशिएंट कॉज है, तो नेशनल कमीशन उस देरी को माफ कर सकता है। डिस्क्रिशन है उनके पास। अच्छा, मतलब गुंजाइश है पर 30 दिन का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बॉडी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी CCPA। CCPA? हाँ, ये भी 2019 एक्ट में बनी है शायद, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए। हाँ बिल्कुल, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो अगर CCPA कोई आदेश देती है तो उसके खिलाफ अपील भी नेशनल कमीशन में ही सुनी जाती है। ओके, तो स्टेट कमीशन और CCPA दोनों के आदेशों के खिलाफ अपील नेशनल कमीशन सुनेगा। ये हुआ एपेलेट जुरिस्डिक्शन। सही। अब तीसरा जुरिस्डिक्शन कौन सा है? तीसरा है रिविजनल जुरिस्डिक्शन, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। रिविजनल जुरिस्डिक्शन, ये अपील से अलग कैसे? हाँ, ये थोड़ा अलग है। देखिए, अपील में तो पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई हो सकती है, तथ्यों और कानून दोनों पर, लेकिन रिवीजन में ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है रिवीजन में? नेशनल कमीशन रिविजनल जुरिस्डिक्शन के तहत किसी भी स्टेट कमीशन के सामने पेंडिंग या तय हो चुके उपभोक्ता विवाद के रिकॉर्ड्स मंगा सकता है। रिकॉर्ड्स मंगा सकता है, क्यों? ये देखने के लिए कि स्टेट कमीशन ने अपना जुरिस्डिक्शन सही तरीके से इस्तेमाल किया है या नहीं। इसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं। 3 स्थितियां? कौन सी? पहली, कि स्टेट कमीशन ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, मतलब पावर थी नहीं फिर भी यूज कर ली। अच्छा, ओवरस्टेपिंग जुरिस्डिक्शन। हाँ।
दूसरी स्थिति कि स्टेट कमीशन ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है, मतलब पावर थी पर यूज नहीं की जहां करनी चाहिए थी। फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। और तीसरी स्थिति कि स्टेट कमीशन ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया है, मतलब पावर तो यूज की पर गैर कानूनी तरीके से या प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ कर दी, एक्टेड इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी। समझ गया। तो रिवीजन में मूलतः ये देखा जाता है कि जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल सही हुआ या नहीं, ना कि केस के मेरिट्स पर दोबारा फैसला होता है। बिल्कुल सही। नेशनल कमीशन रिकॉर्ड देखकर उचित आदेश पारित कर सकता है अगर इनमें से कोई गड़बड़ी पाता है तो। ये 3 मुख्य जुरिस्डिक्शंस हो गए, पेक्यूनेरी 2 करोड़ से ऊपर, अपीलेट स्टेट कमीशन सीसीपीए के खिलाफ, और रिविजनल स्टेट कमीशन की जुरिस्डिक्शन की जांच। काफी व्यापक शक्तियां हैं इसके पास। हाँ, काफी महत्वपूर्ण भूमिका है नेशनल कमीशन की। क्या इनके अलावा भी कुछ और पावर्स हैं, अदर पावर्स? जी हाँ, कुछ और भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। जैसे कि एक बहुत अहम शक्ति है कि नेशनल कमीशन किसी भी अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को शून्य घोषित कर सकता है, नल एंड वॉइड, अगर वो शर्तें उपभोक्ता के लिए अनुचित हों, अनफेयर हों। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को रद्द कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी पावर है। हाँ, ये 2019 के एक्ट की एक बड़ी देन है। उपभोक्ताओं को इससे काफी राहत मिल सकती है। और क्या है? दूसरी शक्ति है अपने ही पारित किए गए किसी आदेश की समीक्षा करने की, रिव्यू पावर। अपने ही ऑर्डर को रिव्यू करना कब? अगर आदेश में कोई ऐसी त्रुटि है जो रिकॉर्ड देखने पर ही स्पष्ट हो जाती है, एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड जिसे कहते हैं। अच्छा, कोई क्लैरिकल मिस्टेक या ऐसी कोई साफ गलती? हाँ, ये समीक्षा या तो कमीशन खुद से कर सकता है सुओ मोटू, या फिर अगर प्रभावित पक्ष अग्रीव्ड पार्टी आदेश के 30 दिनों के भीतर आवेदन करता है तो भी हो सकती है। 30 दिन का टाइम यहाँ भी है। जी। इसके अलावा अगर कोई आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है, मतलब एक्स पार्टी दूसरी पार्टी को सुने बिना, हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, तो जो पीड़ित पक्ष है वो उस एक्स पार्टी आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, सेट असाइड करने के लिए। ये भी जरूरी प्रावधान है। और कोई पावर? एक और है मामलों को ट्रांसफर करने की शक्ति। ट्रांसफर मतलब? नेशनल कमीशन अगर जरूरी समझे तो किसी एक स्टेट कमीशन के सामने लंबित किसी शिकायत को किसी दूसरे राज्य के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या किसी दूसरे स्टेट कमीशन को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा। पूरे देश में कहीं भी। हाँ। अपने ज्यूरिस्डिक्शन के तहत ये या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर किया जा सकता है या फिर नेशनल कमीशन खुद से भी सुओ मोटो ऐसा कर सकता है। ये कब जरूरी हो सकता है? शायद अगर किसी पार्टी को एक जगह न्याय मिलने की उम्मीद ना हो। हाँ, या किसी और प्रशासनिक कारण से या न्याय के हित में। समझ गया। और अगर कोई नेशनल कमीशन के फैसले से भी संतुष्ट ना हो तो क्या कोई और रास्ता है? हाँ है। नेशनल कमीशन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, ओके। इसके लिए भी समय सीमा है, आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर। 30 दिन? हाँ, और यहाँ भी अगर देरी के लिए पर्याप्त कारण हो तो सुप्रीम कोर्ट देरी को माफ कर सकता है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन के ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। जी। एक और चीज, क्या नेशनल कमीशन का स्टेट कमीशंस पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी होता है, मतलब उनके कामकाज पर नजर रखना वगैरह? हाँ, बिल्कुल होता है। नेशनल कमीशन का सभी स्टेट कमीशंस पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें कई चीजें हैं, जैसे स्टेट कमीशंस के प्रदर्शन की निगरानी करना, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। कैसे करते हैं ये मॉनिटर? उनसे समय समय पर रिपोर्ट्स मांगते हैं, पीरियोडिकल रिटर्न्स कि कितने केस आए, कितने निपटाए गए, कितने पेंडिंग हैं, इंस्टीट्यूशन, डिस्पोजल, पेंडेंसी, इन सब का हिसाब रखना। अच्छा, आंकड़े मांगते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर स्टेट कमीशन के अध्यक्ष या सदस्यों के खिलाफ कोई आरोप लगते हैं तो नेशनल कमीशन उनकी जांच कर सकता है और जांच रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को भेज सकता है। वही, इधर जांच करने की पावर भी है? जी, और जरूरत पड़ने पर नेशनल कमीशन स्टेट कमीशंस को निर्देश भी जारी कर सकता है। इंस्ट्रक्शंस? किस तरह के निर्देश? जैसे कि मामलों की सुनवाई में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए, अडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स। चीजों की कॉपी सुनवाई से पहले दी जाए, प्रायर सर्विस ऑफ कॉपीज, या जजमेंट लिखे जाएं वो बेंच द्वारा ठीक से दिए जाएं, फर्निशिंग ऑफ जजमेंट्स, या दस्तावेजों की कॉपी जल्दी दी जाए, स्पीडी ग्रांट ऑफ कॉपीज, इस तरह के निर्देश दे सकते हैं।
मतलब कामकाज को स्मूथ और एफिशिएंट बनाने के लिए। हाँ, और वो स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के कामकाज का पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं इंस्पेक्शन वगैरह के जरिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक्ट के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी अर्ध न्यायिक स्वतंत्रता, क्वाजी जुडिशियल फ्रीडम में दखलंदाजी ना हो। बैलेंस बना के रखना होता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये नेशनल कमीशन के बारे में काफी विस्तार से बात हो गई। हाँ। अब नीचे के स्तर पे आते हैं। हाँ। स्टेट कमीशन। हाँ, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। इसे कौन स्थापित करता है? जाहिर है राज्य सरकार। हाँ, इससे संबंधित राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में स्थापित करती है। हर राज्य में एक। सामान्यतः हाँ, और राज्य सरकार स्टेट कमीशन से सलाह करके राज्य के अंदर दूसरी जगहों पर भी इसके कामकाज की अनुमति दे सकती है या क्षेत्रीय शाखाएं, रीजनल ब्रांचेस खोल सकती है, जैसे नेशनल कमीशन के लिए था। ठीक है, और इसकी संरचना, कॉम्पोजिशन, नेशनल कमीशन जैसा ही? थोड़ा अलग है। हर स्टेट कमीशन में एक अध्यक्ष, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, और सदस्य होते हैं कम से कम 4 सदस्य। यहाँ भी कम से कम 4। हाँ, कम से कम 4 सदस्य या फिर उतनी ज्यादा संख्या में सदस्य हो सकते हैं जितने केंद्र सरकार नियमों में निर्धारित करे, स्टेट कमीशन से परामर्श करके। तो यहाँ भी सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार तय करती है। हाँ, नियुक्ति, योग्यता, भर्ती का तरीका, कार्यकाल, इस्तीफा, हटाने की प्रक्रिया, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, ये सब प्रेसिडेंट और सदस्यों के लिए केंद्र सरकार ही नियम बनाकर तय करती है। इसमें राज्य सरकार का रोल स्थापना करने तक सीमित है, नियमों के मामले में केंद्र सरकार ही देखती है। ये इंटरेस्टिंग है। स्टेट कमीशन है पर नियम केंद्र सरकार बना रही है। जी। अब आते हैं इसके पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन पर। आर्थिक सीमा क्या है स्टेट कमीशन की? स्टेट कमीशन उन शिकायतों पर विचार करता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य और मांगा गया मुआवजा दोनों मिलाकर 50 लाख रुपए से अधिक हो, लेकिन 2 करोड़ रुपए तक हो। 50 लाख से ज्यादा पर 2 करोड़ तक। अबव 50 lakhs बट अप टू 2 crores। हाँ, ये सीमा भी 2021 के नियमों के अनुसार है। अच्छा, ये भी बदली है? हाँ। पहले क्या थी? हाँ, ये भी बदली है। 2019 के एक्ट में ये सीमा थी 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक। ओह, 1 crore to 10 crores। हाँ, और उससे भी पहले जो 1986 का एक्ट था, उसमें ये सीमा 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक थी। बाप रे, काफी बदलाव हुए हैं। 20 लाख से 1 करोड़ 1986, हाँ। फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ 2019 और अब 50 लाख से 2 करोड़ 2021। जी हाँ, ये टेबल 37.1 में साफ दिया गया है। तो अब 50 लाख से 2 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन देखेगा। ये उपभोक्ताओं को बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि उनका मामला किस सीमा में आता है। बहुत जरूरी है। गलत कमीशन में चले गए तो केस खारिज हो सकता है या ट्रांसफर होगा, समय बर्बाद होगा। सही बात है। अच्छा, अब अपीलें। क्या स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आदेशों के खिलाफ अपील सुनता है? हाँ, बिल्कुल। स्टेट कमीशन के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन है। ये राज्य के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आदेशों के खिलाफ अपील सुन सकता है। और यहाँ अपील के लिए समय सीमा क्या है? नेशनल कमीशन में 30 दिन थी, यहाँ 45 डेज है। 45 डेज। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर स्टेट कमीशन में अपील दायर की जानी चाहिए। और देरी माफ हो सकती है? हाँ, यहाँ भी अगर देरी के लिए पर्याप्त कारण हो, सफिशिएंट कॉज, तो स्टेट कमीशन देरी को माफ कर सकता है। ठीक है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन हो गया। क्या स्टेट कमीशन के पास भी रिविजनल जुरिस्डिक्शन है, जैसे नेशनल कमीशन के पास स्टेट के लिए था? हाँ है। स्टेट कमीशन अपने राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के समक्ष लंबित या निर्णित उपभोक्ता विवाद के रिकॉर्ड मांग सकता है। उन्हीं 3 कारणों से, जुरिस्डिक्शन गलत इस्तेमाल किया, नहीं किया या अवैध रूप से किया। बिल्कुल, वही 3 आधार हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है, या अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है, या अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया है, तो स्टेट कमीशन रिकॉर्ड देखकर उचित आदेश दे सकता है। ठीक है, तो अपीलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन दोनों हैं स्टेट कमीशन के पास डिस्ट्रिक्ट कमीशंस के संबंध में। जी। और अदर पावर्स, क्या स्टेट कमीशन भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स रद्द कर सकता है या अपने आदेश रिव्यू कर सकता है? हाँ, नेशनल कमीशन की तरह ही स्टेट कमीशन के पास भी ये अतिरिक्त शक्तियां हैं। कौन कौन सी? पहला, ये भी किसी अनुबंध की शर्तों को जो उपभोक्ता के लिए अनुचित हो, शून्य घोषित कर सकता है। नल एंड वॉइड, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स रद्द करने की पावर स्टेट लेवल पर भी है। ओके। दूसरा, अगर रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट हो,
एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तो ये भी अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा रिव्यू कर सकता है। खुद से या पार्टी के आवेदन पर 30 दिन में? हाँ, सुओ मोटो या पार्टी के आवेदन पर आदेश के 30 दिनों के भीतर। ठीक है। और ट्रांसफर? हाँ, स्टेट कमीशन अपने राज्य के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन के समक्ष लंबित किसी शिकायत को उसी राज्य के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को ट्रांसफर कर सकता है। राज्य के अंदर ट्रांसफर कर सकता है? जी। ये भी शिकायतकर्ता के आवेदन पर या सो मोटो हो सकता है। और क्या, स्टेट कमीशन का अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट कमीशंस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, जैसे नेशनल का स्टेट पर था। हाँ बिल्कुल। स्टेट कमीशन का अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, मतलब अपने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट कमीशंस पर प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है। निगरानी, रिपोर्ट मांगना, निर्देश देना, ये सब शामिल है। ठीक है, तो स्टेट कमीशन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस सिस्टम में। बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब सबसे निचले स्तर पर आते हैं, जमीनी स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन। ये कहाँ स्थापित होते हैं? नाम से ही जाहिर है, हर जिले में। हाँ, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में ईच डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्थापित किया जाता है। हर जिले में एक? सामान्यता। हाँ। लेकिन राज्य सरकार अगर जरूरी समझे तो एक जिले में एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी स्थापित कर सकती है, शायद जहां काम का बोझ ज्यादा हो। अच्छा, एक जिले में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जी। ठीक है। इसकी संरचना और नियुक्ति के बारे में बताएं। कॉम्पोजिशन। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट, और उनके साथ कम से कम 2 सदस्य होते हैं, मेंबर्स। हाँ, यहाँ कम से कम 2 सदस्य। नेशनल और स्टेट में 4 थे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम 2 या फिर उतनी अधिक संख्या में सदस्य हो सकते हैं जितने केंद्र सरकार नियमों में निर्धारित करे, स्टेट कमीशन से परामर्श करके। यहाँ भी सदस्यों की संख्या केंद्र सरकार तय करती है। जी हाँ, और नियुक्ति, योग्यता, भर्ती का तरीका, कार्यकाल, इस्तीफा, हटाने की प्रक्रिया, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, ये सब अध्यक्ष और सदस्यों के लिए केंद्र सरकार ही नियम बनाकर तय करती है। मतलब तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्ष की सेवा शर्तों के नियम केंद्र सरकार ही बना रही है। बिल्कुल। अच्छा, एक स्थिति हो सकती है, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद खाली हो जाए, वैकेंसी हो जाए, तब क्या होगा? हाँ, ये हो सकता है। अगर ऐसी कोई रिक्ति, वैकेंसी होती है तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती है। क्या निर्देश? 2 विकल्प हो सकते हैं। या तो राज्य सरकार किसी दूसरे निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कह सकती है कि वो उस खाली कमीशन का क्षेत्राधिकार भी संभाले। मतलब एक कमीशन 2 का काम करे। हाँ, अस्थायी रूप से। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि उसी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो मौजूदा अध्यक्ष या सदस्य हैं, उन्हें उस रिक्ति से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया जाए। अच्छा, मतलब बचे हुए लोग काम संभालें। हाँ, जब तक नई नियुक्ति न हो जाए। ठीक है। आप सबसे जरूरी सवाल, यहाँ आर्थिक सीमा क्या है? पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन उन शिकायतों पर विचार करता है जहां माल या सेवाओं का मूल्य और दावा किया गया मुआवजा दोनों मिलाकर 50 लाख रुपए से अधिक ना हो। डज नॉट एक्सीड ₹50 lakhs। 50 लाख रुपए तक? अप टू 50 lakhs। जी। ये सीमा भी 2021 के नियमों के अनुसार है। ये भी बदली है, पहले क्या थी? हाँ जी, ये भी बदली है। 2019 के एक्ट में ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक थी। 1 करोड़ तक। हाँ, और 1986 के एक्ट में ये सीमा सिर्फ 20 लाख रुपए तक थी। तो डिस्ट्रिक्ट की सीमा भी काफी बदली है। 20 लाख 1986 से 1 करोड़ 2019 और अब 50 लाख 2021। जी बिल्कुल, ये टेबल 37.1 में साफ दिखता है। तो अब 50 लाख तक के सभी मामले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। ये बहुत बड़ा हिस्सा होगा मामलों का। ज्यादातर कंज्यूमर कंप्लेंट्स शायद इसी दायरे में आती होंगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंज्यूमर जस्टिस सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। और ये काम कहाँ से करते हैं? मतलब इनका ऑफिस कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन सामान्यतः जिले के मुख्यालय में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कार्य करता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में? हाँ, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो स्टेट कमीशन से सलाह करके जिले के भीतर किसी और स्थान पर भी इसके कामकाज की अनुमति दे सकती है, कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है। क्या डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी अपने आदेशों की समीक्षा कर सकता है? रिव्यू पावर है इसके पास? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास भी ये शक्ति है। किस आधार पर और कब तक? वही आधार है, यदि रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट हो, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, और ये समीक्षा या तो वो खुद से कर सकते हैं सुओ मोटो,
या फिर प्रभावित पक्ष द्वारा आदेश के 30 दिनों के भीतर आवेदन करने पर। 30 दिन की समय सीमा यहाँ भी लागू है। जी, तो तीनों ही स्तरों पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल अपने आदेशों को रिव्यू करने की पावर है एक खास वजह से, और 30 दिन के अंदर। बिल्कुल। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है कि अगर कोई साफ गलती रह गई हो तो उसे सुधारा जा सके। सही है। अच्छा, यहाँ एक टेबल 37.1 का जिक्र बार बार आ रहा है, जो इन आर्थिक सीमाओं पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन को संक्षेप में बताती है। जरा इस पे एक नजर डाल लेते हैं ताकि ये बदलाव बिल्कुल साफ हो जाएं। हाँ, ये टेबल बहुत उपयोगी है। ये दिखाता है कि 1986 के एक्ट, 2019 के एक्ट और फिर 2021 के नियमों के तहत ये सीमाएं कैसे बदली हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1986 एक्ट 20 लाख रुपए तक, 2019 एक्ट 1 करोड़ रुपए तक, 2021 रूल्स 50 लाख रुपए तक। तो 2021 में डिस्ट्रिक्ट की सीमा कम हुई है। हाँ, 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख कर दी गई। अब स्टेट कमीशन स्टेट कमीशन 1986 एक्ट 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, अबव 20 lakhs to 1 crore rupee, 2019 एक्ट 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक, above 1 crore to 10 crores, 2021 रूल्स 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। above 50 lakhs to 2 crores. यहाँ भी सीमा कम हुई है। पहले निचली सीमा 1 करोड़ थी, अब 50 लाख है, और ऊपरी सीमा 10 करोड़ थी, अब 2 करोड़ है। जी बिल्कुल, रेंज बदल गई है। और आखिर में नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन 1986 एक्ट 1 करोड़ रुपए से अधिक, अबव 1 करोड़ रुपीज, 2019 एक्ट 10 करोड़ रुपए से अधिक, अबव 10 करोड़ रुपीज, 2021 रूल्स 2 करोड़ रुपए से अधिक। अबव 2 करोड़ रुपीज। तो नेशनल कमीशन की निचली सीमा भी 10 करोड़ 2019 एक्ट से घटाकर 2 करोड़ 2021 रूल्स कर दी गई है। हाँ, तो 2021 के नियमों ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशन की सीमाएं काफी कम की हैं और नेशनल कमीशन की निचली सीमा भी काफी नीचे आ गई है। इसका असर क्या हुआ होगा? मतलब क्यों किया गया ये बदलाव, कोई अंदाजा? शायद इसका एक कारण ये हो सकता है कि नेशनल कमीशन पर बोझ बहुत बढ़ गया था। सीमा कम करने से शायद ज्यादा मामले स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही निपट सके, जहां वो शायद ज्यादा जल्दी और आसानी से सुने जा सके। स्थानीय स्तर पर हाँ, ये हो सकता है। पहुंच आसान बनाने की कोशिश शायद। पर यह जानना उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में 2021 के नियमों के अनुसार ये सीमाएं लागू हैं। डिस्ट्रिक्ट 50 लाख तक, स्टेट 50 लाख से 2 करोड़ तक और नेशनल 2 करोड़ से ऊपर। बिल्कुल, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो संक्षेप में अगर कहें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक बहुत ही स्पष्ट त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशंस। हाँ बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। और हर स्तर के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्राधिकार है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, जो हमने अभी डिस्कस किया। जी, साथ ही अपील सुनने के लिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन और जुरिस्डिक्शन के सही इस्तेमाल की निगरानी के लिए रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी परिभाषित हैं। हाँ, नेशनल और स्टेट लेवल पर। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी शिकायत का मूल्य कितना है, ताकि आप सही कमीशन में जा सकें। गलत जगह जाने से समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल, वैल्यूएशन सही करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ माल या सेवा की कीमत नहीं बल्कि मांगे गए मुआवजे को भी जोड़ना होता है। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। और अपील और समीक्षा के लिए जो समय सीमाएं हैं, 30 दिन, 45 दिन, उनका ध्यान रखना भी अपना ही जरूरी है। अत्यंत महत्वपूर्ण। 1 दिन की देरी भी भारी पड़ सकती है अगर कमीशन देरी माफ ना करे तो। और हमने ये भी देखा कि इन आयोगों के पास काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को रद्द करना, अपने आदेशों की समीक्षा करना, मामलों को ट्रांसफर करना। जी हाँ, ये सिर्फ मुआवजा दिलाने तक सीमित नहीं है, इनके पास व्यवस्था को सुधारने की शक्तियां भी हैं। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का ढांचा भी है, नेशनल का स्टेट पर और स्टेट का डिस्ट्रिक्ट पर, ताकि कामकाज में एकरूपता और प्रभावशीलता बनी रहे। हाँ, ये निगरानी तंत्र भी जरूरी है। तो आज हमने कंज्यूमर कमीशंस की संरचना, उनकी शक्तियों और उनके क्षेत्राधिकारों को, खासकर आर्थिक सीमाओं को, काफी विस्तार से समझा। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। ये जानना हर उपभोक्ता का अधिकार है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कहाँ और कैसे अपनी आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न शायद ये रह जाता है कि ये जो आर्थिक क्षेत्राधिकार बार बार बदले हैं 1986 से 2019 फिर 2021 में, क्या इनसे वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए न्याय तक पहुंच आसान हुई है?
अच्छा सवाल है। या कहीं इन बदलती सीमाओं के कारण उपभोक्ताओं में या वकीलों में भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ा है कि मेरा मामला अब कहाँ जाएगा? क्या इससे प्रक्रिया और जटिल हो गई है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या सरलीकरण के प्रयास में जटिलता बढ़ गई या वास्तव में बोझ कम होकर न्याय जल्दी मिल रहा है? इसका आकलन तो जमीनी हकीकत देखकर ही हो सकता है। बिल्कुल, इस पर आगे सोचा जा सकता है, शायद और आंकड़ों के विश्लेषण से कुछ पता चले। जरूर। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं।